इस साल का सबसे ऐतिहासिक जजमेंट 11 दिसंबर को दिया गया था और कई लोग इस बात से अग्री भी करेंगे। कैसे सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गवई, सूर्यकांत, SK कौल और संजीव खन्ना मौजूद थे, ने सेंटर के इस फैसले को अपहेल्ड किया है, जिससे उन्होंने आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया था। हालांकि इस जजमेंट को कई लोगों से बैकलैश भी मिला है और इसमें कई एमिनेंट पीपल भी मौजूद है, जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज RF नरीमन, जूरिस्ट FS नरीमन और अभी हाल ही में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन लोकुर भी शामिल है, जिन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अननेसेसरी जजमेंट को कॉम्प्लिकेट किया है। बात ऐसी है कि जब इतने प्रोमिनेंट और एक्सपर्ट लोग ऐसे कमेंट्स देते हैं तो सोसाइटी कहीं ना कहीं ये बातें एक्सेप्ट करती है, और बस इसलिए क्योंकि ये एक एक्सपर्ट द्वारा बोली गई है। पर उसी बीच लोग ये भी भूल जाते हैं कि ये सब बस उनका ओपिनियन है और ना कि एक्चुअल फैक्ट। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहेल्ड करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा और सेंटर द्वारा एक सही कदम था, और इसी के साथ हम कुछ एमिनेंट पर्संस द्वारा दिए गए क्रिटिसिज्म को भी सही करेंगे। जैसा कि हम सभी को ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने ये मेन सवाल नहीं था कि क्या आर्टिकल 370 को रिमूव करके सेंटर ने कुछ गलत किया है, पर ये था कि क्या जिस तरह से सेंटर ने इस आर्टिकल को हटाया है वो सही था। इस बारे में रिसेंटली रिटायर्ड जस्टिस SK कौल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि द मेन क्वेश्चन वाज वेदर द आर्टिकल 370 वाज अ टेम्पररी प्रोविजन एंड वेदर द सेंटर हैड स्टक टू द करेक्ट लीगल प्रोसीजर। आपको बता दें कि इस मामले में जस्टिस कौल के व्यूज काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच में शामिल तो थे ही, पर इसलिए भी कि वे खुद ही एक कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब जब हम एमिनेंट पर्संस की बात मानकर क्रिटिसिज्म्स को एक्सेप्ट कर ही सकते हैं, तो क्यों ना उस सुप्रीम कोर्ट जज की भी बात मान ले जिन्होंने ये अपहेल्ड किया है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का फैसला सही है। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच में सारे जजेस ने इस बात से अग्री किया था कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था, इसलिए भी क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये टेम्पररी प्रोविजंस के चैप्टर में मौजूद था। जस्टिस कौल ने ऐड करते हुए कहा, कश्मीर was a stand-alone case in the context of the special provision made under Article 370. It is my belief that this was meant to at some stage disappear. उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि ये आर्टिकल एक टेम्पररी प्रोविजन था, तो अब ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है कि इसे कब हटाना चाहिए और कोर्ट को इस पिक्चर में स्टेप नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहेल्ड करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक मेन मोटिव ये भी था कि इस आर्टिकल से जम्मू और कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिल रही थी, उससे इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच दूरियां बढ़ रही थी और आए दिन इंडिया में ही 2 सोवरेनिटी की बात चलती थी, जो इंडिया की यूनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक था। ये आर्टिकल रिमूव करने से जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से इंडिया का पार्ट बन चुका है और इंडिया की यूनिटी को अब कोई खतरा नहीं है। ये खतरा इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि आए दिन कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ही झगड़े देखने को मिल चुके हैं, और वही मोदी सरकार ने ये आर्टिकल रिमूव करके पाकिस्तान को शो कर दिया है कि कश्मीर हमेशा से ही इंडिया का पार्ट है और रहेगा। आर्टिकल रिमूव करने के पहले प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की इसलिए भी जरूरत पड़ गई थी क्योंकि स्टेट मशीनरी जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से ठप पड़ गई थी, जिसकी वजह से आए दिन कितने ही टेररिस्ट अटैक्स वहां देखने को मिले हैं। आर्टिकल 370 के हियरिंग के दौरान ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जब से जम्मू और कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल्स लगा है, तब से ही उस स्टेट में शांति आ गई थी। स्कूल्स फिर से रीओपन होने लगे थे और लोग बिना डर के जीने लगे थे। तो ऐसे में भला कैसे कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को रिमूव करने का जो फैसला लिया है वो गलत है, जब उस स्टेट में इस फैसले की वजह से थोड़ी शांति आ चुकी है। अब चलिए एक बार नजर उन क्रिटिसिज्म्स पर भी डाल लेते हैं जो आर्टिकल 370 जजमेंट को गलत ठहरा रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि 16 दिसंबर को फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज RF नरीमन ने कोर्ट रूलिंग को डिस्टर्बिंग बताया था और कहा था दैट इट हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म। RF नरीमन का ये मानना था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एब्सेंस में आर्टिकल 370 ऑपरेट नहीं हो सकता था, जिस पे कंकरेंस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसे में सेंटर द्वारा आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जम्मू एंड कश्मीर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दोनों ही मौजूद नहीं थे, बेहद गलत था। किसी और इंटरव्यू में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज RF नरीमन ने ये भी कहा है कि द ओनली पॉसिबल रूट टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 एंड अप्लाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इट्स एंटायरिटी टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज बाय एम्प्लॉइंग आर्टिकल 368 टू डिलीट द प्रोविजन टू क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370। पर आपको बता दे कि फॉर्मर जज नरीमन ने इन असर्शंस का कोई भी बेसिस नहीं दिया है या ये भी कहा है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जो कदम उठाए गए थे वे गलत है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में
जो इतने सोच विचार के बाद जजमेंट दिया है सही नहीं है। Similarly, there are no reasons given for disputing the findings that the absence of a legislative assembly doesn't suspend constitutional functions or that the recommendations of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir is not binding on the President। सब कुछ एक फॉल्स असर्शन पे बेस्ड है जिसका कोई प्रूफ या क्लेम नहीं दिया गया है और सिर्फ बातें बनाई जा रही है। अपने एक आर्टिकल में फॉर्मर जज नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बेसिस पर कहा था कि एक प्रोविजो का काम होता है एक्सेप्शन देना। इस प्रिंसिपल से हम बहस भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये सही है, पर नरीमन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये भी बहुत सेटल्ड रूल है कि एक प्रोविजो प्रोविजन के मेन पार्ट को डिफीट नहीं कर सकता है। नरीमन ने ये भी कहा था कि यूनियन द्वारा आर्टिकल 367 के थ्रू जब एब्रोगेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया जा चुका है तो फिर एब्रोगेशन को किसी और प्रोसेस से अपहेल्ड करना गलत है। हालांकि फॉर्मर जज नरीमन का ये असर्शन बिल्कुल गलत है, बिकॉज द वेल सेटल्ड प्रोपोजिशन स्टेट्स दैट इफ पावर इज ट्रेसेबल टू अनदर प्रोविजन द एक्सरसाइज ऑफ पावर विल नॉट बी इनवैलिडेटेड। और अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज की, जिन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा जजमेंट देकर प्राउड फील नहीं करना चाहिए। यहाँ हम बात और किसी की नहीं बल्कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन लोकुर की कर रहे हैं। आपको बता दें कि अपने इंटरव्यूज में तो इन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 476 पेज जजमेंट में अननेसेसरी और कॉम्प्लिकेटेड बातें कही है और 200 पेजेस तो फालतू के ऐड किए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दें कि जस्टिस लोकुर ने इंटरव्यू में कहा है कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई थी तो महबूबा मुफ्ती ने तब के गवर्नर सत्यपाल मलिक को कहा था कि वे गवर्नमेंट फॉर्म करने का जिम्मा लेती है और उन्हें थोड़ा टाइम मिले, पर गवर्नर ने उनकी एक ना सुनी और लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ा। इसी बात को हाईलाइट करते हुए जस्टिस लोकुर ने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती को सरकार बनाने का समय दिया जाता था तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था और शायद आर्टिकल 370 अभी तक हटाया भी नहीं जाता था। उन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधा है कि उन्होंने खुद इन सब बातों पर ध्यान कैसे नहीं दिया और ये पॉइंट इग्नोर कैसे कर दिया। लेकिन शायद जस्टिस लोकुर, जिन्होंने कहा है कि ये जजमेंट अननेसेसरली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, शायद खुद ही इस जजमेंट को पढ़ना भूल गए हैं क्योंकि ये पॉइंट्स पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए थे और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इनमें सच्चाई नहीं मिली तो उन्होंने इन आर्ग्यूमेंट्स को डिसमिस कर दिया। ये पॉइंट जस्टिस एसके कौल के सेपरेट वर्डिक्ट में भी मेंशन्ड है, जो कि पैराग्राफ 95 में पॉइंटेड आउट है। देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी वाज विलिंग टू स्टेक क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, पैरा 95। और तो और नोटिस करने वाली बात ये है कि पिटिशनर्स को जम्मू और कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसोल्यूशन को चैलेंज करना बाद में ध्यान आया है, जब प्रेसिडेंट्स रूल्स के अंडर यूनियन ने जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटा दिया था। अब इस बारे में जस्टिस लोकुर को इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है या गलत खबर मिली है, कहा नहीं जा सकता। तो ये बात तो साफ हो जाती है कि ना ही फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज नरीमन ने और ना ही लोकुर ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का डिटेल्ड एनालिसिस दिया है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के फैसले को अपहेल्ड किया है, और ना ही ये भी बताया है कि हाउ द फाइंडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट द डिफंक्टनेस ऑफ प्रोविजो टू क्लॉज 3 विल नॉट डिनोट द प्रेसिडेंट्स पावर under the main provision, that is to declare cessation of Article 370 is constitutionally invalid। आपको बता दें कि अपने इंटरव्यूज में रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सही बताया है और कहा है, I believe that if 5 judges have taken a unanimous decision, then at least it is the opinion of these judges that what was done was correct and in accordance with the law। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लोग चाहे जितना इस जजमेंट को क्रिटिसाइज करें, उन्हें ये फैसला सही लगता है और अब वक्त आ चुका है कि हम आर्टिकल 370 का मामला यही खत्म करें। खुद एक कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करने पर जस्टिस कौल समझते हैं कि कश्मीर के लोगों पर क्या बीती है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को सेटअप करवाने का ऑर्डर दिया है टू लुक इनटू अलेज्ड वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन अ डायलॉग एंड नॉट बिकम अ क्रिमिनल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ यूनियन को ऑर्डर दिया है कि वे जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस करवाए और उसकी स्टेटहुड को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन फाइल करने का सोचा है। तो देखना अब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट विंटर वेकेशंस के बाद इस मामले में क्या एक्शन लेती है। आए दिन अपोजिशन पार्टीज द्वारा एक प्रोपोगंडा भी बन गया है कि मोदी सरकार को नीचा दिखाना है, इसलिए उनके द्वारा लिए गए सारे स्टेप्स को भी क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कई क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार के एब्रोगेशन के फैसले को अपहेल्ड किया है। देखना अब ये होगा कि ये नया साल हम सबके लिए क्या लेकर मौजूद रहता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।